प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ अपलोड कर सकूं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। शुक्रिया। मेरी ये कहानी उस शोर की है जो बाहर भी होता रहता है और इंसान के अंदर भी मचा रहता है। मैं उस शोर से तंग आ चुका हूँ और भी बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ लोग भरे रहते हैं लेकिन सब लोग आराम और सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। किसी के यहाँ इतना शोर नहीं होता जितना मेरे घर में हुआ करता है। मेरी पत्नी चीखती रहती है, मेरे बच्चे चीखते हैं, उनकी पत्नियां अपने गले फाड़ती रहती हैं, उनके बच्चे शोर करते हैं। और ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि ये उनकी आदत है, बल्कि मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल ये सारा शोर मेरे लिए हुआ करता है, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे जहनी तकलीफ देने के लिए इतना हंगामा हुआ करता है। ये सब यही चाहते हैं कि मैं पागल हो जाऊं, दिमागी तौर पर तबाह हो जाऊं या मर जाऊं। अपाहिज तो मैं हो ही चुका हूं, अब सिर्फ मौत की कमी रह गई है। तो उन लोगों की मेहरबानियों से ये कमी भी पूरी हो जाएगी। बच्चे जब बच्चे होते हैं उस वक्त वो बहुत प्यारे होते हैं। जरा सा डांट दो तो बात मानने लगते हैं। उनसे जो बर्ताव करो वो अपनी गर्दनें झुकाए रखते हैं। जब शाम को थक हार के घर वापस आओ तो पैरों से लिपट जाते हैं। उस वक्त एहसास होता है कि जिंदगी में इन बच्चों के दम से कितनी खुशियां हैं। ये बच्चे ही तो सब कुछ है। फिर ये होता है कि ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके तेवर बदलने लगते हैं, उनमें सरकशी और बदतमीजी आ जाती है। फिर जब उनकी शादियां हो जाती है तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है। वो फिर अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते, उन्हें गैर जरूरी समझने लगते हैं। आमतौर पर वो या तो अपनी पत्नियों के मिजाज के हो जाते हैं या पत्नियां उनके मिजाज की हो जाती हैं। दोनों सूरतों में तबाही माँ बाप की हुआ करती है। मेरे साथ शादी के सिलसिले में एक गलती ये हुई कि मैंने उस लड़की से शादी की जो उम्र में मुझसे 15 बरस छोटी थी। सुनीता एक सुंदर लड़की थी, उसके पूरे खानदान में सबसे स्मार्ट मशहूर थी। खानदान में उसके बहुत चर्चे थे। उस जमाने में लड़कियां एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया करती थी, लेकिन उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो बाकायदगी से एक्सरसाइज करती थी। इन्हीं सब बातों ने उसे पूरे खानदान में दूसरों से अलग कर दिया था। उसके खानदान के लड़के उसके लिए आहें भरा करते और लड़कियां उस जैसी होने की ख्वाहिश किया करती। मैं खुद भी उस जमाने में अच्छा खासा था, उम्र 30-32 के लगभग थी, एक अच्छी फर्म में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था, अपना घर भी था। मेरा मतलब है माँ बाप का अपना शानदार मकान था। गरज ये कि वो सब कुछ था मेरे पास जो आम तौर पर हुआ नहीं करता। नौजवान ऐसी चीजों की तमन्ना में बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि जब उनके माँ बाप ही के पास कुछ नहीं होता तो उनके पास कहाँ से आएगा। मैंने भी सुनीता की तारीफ सुन रखी थी और दिल के किसी गोशे में उसको हासिल करने की तमन्ना भी छुपी हुई थी। माँ बाप ने जब सुनीता के बारे में मेरी राय पूछी तो मैंने फौरन हाँ कर दी। जाहिर है कि इससे अच्छा सुनहरी मौका और क्या हो सकता था। सुनीता मेरी पत्नी बनने वाली थी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। इस शादी ने पूरे खानदान में धूम मचा दी थी। सुनीता के खानदान के लड़के मेरी इस खुशकिस्मती पर मुझसे जलने लगे थे और मैं भी बहुत खुश था। दिन गुजरते रहे, वक्त बहुत बेरहम होता है। वक्त लोगों को मुरझा कर रख देता है, एहसास ही नहीं होने देता कि इंसान चंद बरस पहले कैसा रह चुका होगा। मैं जवान और सुंदर तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अपने आप को जब आईने के सामने देखता तो कुछ देर के लिए अपने आप में गुम होकर रह जाता था। लेकिन वक्त ने ये खूबियां मुझसे वापस लेनी शुरू कर दी थी। मैं अब बूढ़ा होता जा रहा था और बुढ़ापा बहुत काबिले रहम हुआ करता है। मैं तो बूढ़ा हो रहा था लेकिन सुनीता पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था। वैसे भी वो मुझसे 15 बरस छोटी थी। वक्त उसके लिए 15 बरस पीछे था। 15 बरस बहुत होते हैं। इस दौरान खानदान भी बढ़ गया था क्योंकि जिंदगी का सफर इसी तरह चलता रहता है। मेरे बेटों की शादियां हो गई थी, बेटियां भी अपने अपने घरों की हो गई थी। मैं रिटायर्ड भी हो गया। जब आदमी रिटायर हो जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो जिंदगी से भी रिटायर हो गया हो। उसकी इज्जत कम हो जाती है, उसका एहसास खत्म हो जाता है, उसकी अहमियत दो कौड़ी की होकर रह जाती है। बहुत कम ऐसे घराने होते होंगे जिनमें बूढ़े माँ बाप की इज्जत की जाती हो, वरना आम तौर पर तो बाप रिटायर हुआ और उसे एक तरफ बिठा दिया जाता है। वो नाकारा फर्नीचर की तरह किसी कोने खदरे में पड़ा रहता है। मेरे साथ हालात ने एक सितम और किया, मुझ पर फालिज का हमला हो गया था। ये एक और आफत थी, मैं अपाहिज हो गया, नाकारा हो गया था।
मैं ये नहीं कहता कि मेरा इलाज नहीं कराया गया। मेरी पत्नी और बच्चों ने मेरे इलाज में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी किस्मत में अपाहिज बनकर रहना लिखा गया था, लिहाजा मैं अपाहिज ही रहा। ये एक बहुत बड़ा अजाब था। घरवाले मेरी देखभाल भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने आप को हरकत देने के काबिल ही नहीं था। शुरू शुरू में तो वो सबके सब मेरी सेवा में लगे रहे थे, फिर उन्हें मुझसे तकलीफ होने लगी थी। जाहिर है मेरी हर जरूरत का वो किस तरह ख्याल रख सकते थे। उन्होंने एक कर्म ये किया कि मेरे लिए एक नौकर का बंदोबस्त कर दिया गया जो मेरी देखभाल करता रहता था। ये भी भगवान का शुक्र था कि वो बेचारा एक हमदर्द इंसान था, वरना मेरी मिट्टी खराब होकर रह जाती। भगवान ने एक करम और किया कि मेरी जबान सलामत रखी थी। मैं बोल सकता था, इसलिए अपने दिल की बात कह दिया करता। मेरे लिए मेरे बड़े मकान का एक कमरा मुझको दे दिया गया था जो बिल्कुल अलग थलग था। घर वालों का गुजर उस तरफ से नहीं हुआ करता था। शुरू शुरू में तो पूरा घर मेरी दिलजोई के लिए मेरे पास हाजिर रहता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आती चली गई। अब दिन भर में एकाध बार ही कोई आया करता, वो भी बिल्कुल रस्मी अंदाज में भाग जाने को तैयार। सुनीता भी इसी अंदाज से आया करती और मैं उसको देखकर ठंडी सांस लेकर रह जाता। वक्त ने उस पर बहुत कम असर डाला था। वो जब किसी फंक्शन में जाने के लिए बन ठन कर तैयार होती तो कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मुझ जैसे किसी फालिस ज़दा शख्स की पत्नी होगी। घर वाले कहाँ तक मेरी जान को रो सकते थे। उन्होंने फंक्शन और शादी में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे लिए उनके दुखों का एहसास कम होता चला गया, फिर बिल्कुल खत्म हो गया। अब घर में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। हमारे यहाँ भी फंक्शन होता था, कभी किसी बच्चे की सालगिरह, कभी किसी की शादी की सालगिरह, और मैं अपने बिस्तर पर लेटे उनकी आवाजें सुनता रहता। मेरी आंखों में आंसू रहते, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो जरा देर के लिए मेरे पास आकर बैठ जाए। मेरे पोते और पोतियां तक मेरे पास आने से कतराने लगे थे। मेरा ख्याल है कि मैंने जिस तरह की जिंदगी गुजारी है वो जिंदगी की बदतरीन मिसाल है। भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। इंसान मरकर मिट्टी में मिल जाए ये कहीं बेहतर है, लेकिन मेरी तरह अपाहिज होकर न पड़ा रहे, वरना आते जाते उसे ठोकरें मारी जाती है। मेरी दिलजोई करने वाले सिर्फ एक सुरेश साहब थे और उस आदमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ती है कि इस हाल में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उसका घर अगरचे मेरे घर से कुछ फासले पर था, उसके बावजूद वो शाम को मेरे पास जरूर आया करता था और बहुत देर तक बैठा बातें करता रहता। अब मैं सिर्फ बातें ही कर सकता था, वो अपने साथ अखबार भी ले आता और अखबार पढ़कर सुनाता और हम दोनों जोर जोर से सियासी बहस करने लगते। उस वक्त मैं ये भूल जाता था कि मैं एक अपाहिज आदमी हूँ। अपने आप को, अपने दुखों को भूल जाता था। वो बहुत देर तक बैठकर वापस चला जाता। उसे भी मेरे घर वालों के रवैये से दुख हुआ करता था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। मैंने एक बार घर वालों से ये कहा था कि मेरे कमरे में टीवी लाकर रख दो ताकि टीवी देखकर मेरा दिल भी बहलता रहेगा, लेकिन सब ने मिलकर मेरा इतना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मैंने दोबारा ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक शाम जब सुरेश मेरे पास आया तो बहुत खुश था। उसने आकर मुझसे कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मुझे एक बहुत पुराने हकीम साहब मिले हैं। उनका ये दावा है कि वो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, काश ऐसा हो सकता। वैसे अब ये नामुमकिन है, मेरी रगें बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है। अब उनमें कोई जान, कोई जिंदगी नहीं है। सुरेश ने कहा, यार ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि तुम इसी तरह रहोगे तो अभी भी इसी तरह हो। मुझे सुरेश पर तरस आने लगा। बेचारा कितनी उम्मीद और मोहब्बत से एक हकीम का पता ढूंढ कर लाया होगा। मैंने उससे कहा, तुम अपनी सी कोशिश करके देख लो। सुरेश ने कहा, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। हकीम साहब का कहना है कि तुम्हें कम से कम 3 महीने तक उनकी दवा इस्तेमाल करनी होगी, तब जाकर कोई नतीजा निकलेगा। सुरेश ने बहुत मोहब्बत से वो दवा लाकर दी थी। मुझे मालूम था कि कुछ भी नहीं होगा, उसके बावजूद मैंने उसका दिल रखने के लिए वो दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इस दौर में अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं। जब अपनी पत्नी और अपनी औलाद तक साथ नहीं दे रही थी, उस वक्त उसका दम मेरे लिए बहुत गनीमत था। मैंने अपने घर वालों को भी उस दवा के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि उन्हें परवाह भी नहीं हो सकती थी। वो तो मेरे पास आकर मेरा हाल भी पूछा नहीं करते थे। उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि मैं कोई दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
एक दिन मेरा ये दिल चाहा कि मैं अपने घर वालों का गला घोटकर रख दूं, लेकिन बेबसी की शिद्दत ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए थे। बात ये हुई कि एक दिन सुनीता मेरे पास आई। वो हमेशा की तरह बनी सवरी थी। उसको देखकर हमेशा मेरे दिल पर आरे से चलने लगते थे। उसने बताया कि पूजा विदेश जा रही है। पूजा हमारी छोटी बेटी का नाम था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद उससे बहुत कम मुलाकात होती थी। अब सुनीता उसके विदेश जाने की खबर लेकर आई थी। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं इस बारे में। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है, तुम तो एक जगह पड़े रहते हो। सुनीता ने मुंह बनाकर कहा बहरहाल मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसका पति यूरोप सेटल हो रहा है। वो लोग फ्रांस जा रहे हैं और हम लोग उन्हें एयरपोर्ट तक पहुँचाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर घूंसा मार दिया हो। मेरी प्यारी बेटी फ्रांस रहने के लिए जा रही थी और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपने अपाहिज बाप से मिलने आ जाती। ऐसा दुख तो शायद अपाहिज हो जाने के बाद भी कभी नहीं हुआ होगा। मैं बस हैरत और दुख से सुनीता की तरफ देखता रह गया। फिर बड़ी मुश्किलों से बोला क्या उसके पास इतना वक्त नहीं था कि मुझसे मिलने आ जाती? सुनीता ने कहा क्या करती वो तुमसे मिलकर, तुम उसके किस काम आ जाते? इतना कहकर वो लहराते हुए कमरे से बाहर चली गई। क्या किसी बाप ने ऐसा दुख बर्दाश्त किया होगा? क्या कभी किसी के घर वालों ने किसी को इस तरह नजरअंदाज किया होगा? और वो भी उस आदमी को जिसने अपने घर वालों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया था, अपने आप को इस हाल तक पहुंचा दिया था कि दूसरे देखकर अफसोस किया करते। अब उसकी इतनी भी अहमियत नहीं रही थी कि जाते हुए उससे मुलाकात ही कर ली जाती। अब तक मैं अपने घरवालों पर नाराज हुआ करता था। उनका सुलूक मुझे गुस्सा दिला देता, लेकिन अब नफरत महसूस हो रही थी। ऐसी बला की नफरत जैसे किसी ने पूरे वजूद में आग लगा दी हो। लेकिन रोना इसी बात का था कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता था, चाहे नफरत हो या मोहब्बत। मैं तो एक नाकारा वजूद था। मेरे बस में था ही क्या सिवाय आंसू बहाने के। पूजा भी चली गई और मैं यूं ही सिसकता रह गया। इस वाक्य को 2 महीने गुजर गए। उस दौरान सुरेश का आना जाना जारी रहा। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो मेरे पास तकरीबन रोजाना आया करता और मेरे दुखों को कुछ देर के लिए बांट लिया करता। उसने ये एहसास दिलाया था कि अक्सर मोहब्बत का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा अहम हुआ करता है। शुरू शुरू में जब वो आया करता था तो घर वाले उसके लिए चाय वगैरह भी भेज दिया करते थे, लेकिन अब उस बेचारे की भी परवाह नहीं की जाती थी। और जब मुझे इस बात पर दुख होने लगता तो वो मुझे समझाया करता। एक दिन एक अजीब बात हुई। मैं ये बता चुका हूँ कि मेरी देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। शुरू शुरू में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन अब वो भी मुझसे बेजार हो गया था। जाहिर है एक अपाहिज आदमी की देखभाल कहाँ तक की जा सकती है। अब वो बदतमीजी करने लगा था। मुझे परेशान करने के लिए अजीब अजीब हरकतें किया करता। एक शाम उसने ये किया कि मेरे लिए जो चाय आया करती थी वो मुझसे कुछ फासले पर रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, लो बड़े मियाँ चाय आ गई है, अब खुद ही उठा लो, मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ। मैं बिलबिला कर रह गया। ये मेरी तौहीन की इंतहा थी। वो कमबख्त मेरी बेबसी से मजे लेना चाहता था। वो चाहता था कि मैं चाय के लिए उसकी खुशामद करूं, उसके सामने गिड़गिड़ाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। जब किस्मत ही मुझ पर ना मेहरबान हो गई थी तो फिर वो क्या कर सकता था। उसने अपनी मानसिकता के मुताबिक वही किया जो उसे करना चाहिए था। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली तो वो कमरे से जा चुका था। उस वक्त भगवान ही जानता है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। मैंने चाय की प्याली की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ये एक बेसाख्ता सी कोशिश थी। मैंने लाशऊरी तौर पर ऐसा किया था, वरना हाथ में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं कागज भी पकड़ सकता। चाय की प्याली तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन उस वक्त न जाने क्या हुआ था कि मैं ये सब जानने के बावजूद भी चाय की प्याली की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। और कमाल ये हुआ कि मैंने चाय की प्याली थाम ली। मैंने चाय की प्याली पकड़ ली थी। मैं कुछ देर तक इसी तरह बेहिस्सा रह गया। ये कैसे मुमकिन था? फिर मैंने प्याली को उठाने की कोशिश की और प्याली उठा भी ली। भगवान, ये सब क्या हो रहा था? कैसे हो रहा था? ये तो अनहोनी थी। प्याली अगरचे मेरे हाथ में कांप रही थी, लेकिन इतना ही बहुत था कि मैंने वो प्याली उठा ली थी। एक लम्हे रुकने के बाद मैंने अपने हाथ को हरकत दी और प्याली को आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे के करीब करना शुरू कर दिया। मेरा हाथ कांप रहा था। हे भगवान, ये कितनी बड़ी बात थी। एक अरसे के बाद ऐसी खुशी मिली थी, ऐसी उम्मीद नजर आ रही थी और जिंदगी इतनी अच्छी मालूम हो रही थी। मैं प्याली को आहिस्ता आहिस्ता करीब ला रहा था। फिर ये एक चमत्कार हुआ कि मैं खुद ही बगैर किसी की मदद के चाय पी रहा था। चाय की प्याली रखने के बाद मैंने अपने पैरों को हरकत देने की कोशिश की। धीरे धीरे उठने लगा। एक बार 2 बार कुछ भी नहीं हुआ। मैं
अपने पैरों को हरकत नहीं दे सका था, लेकिन कम से कम इतना बहुत था कि अपने हाथों को हिला रहा था। मेरे हाथ काम कर रहे थे, चाहे कमजोर ही अंदाज से सही, लेकिन उनमें एक हलचल हो गई थी। एक बात ये हुई कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वरना ये तो इतनी बड़ी बात थी कि मुझे खुशी से पागल हो जाना चाहिए था। लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मेरे जहन में कैसी बात थी कि मैं बिल्कुल खामोश रहा। इंतहा ये हुई कि मैंने सुरेश को भी कुछ नहीं बताया था, हालांकि इस खबर पर सबसे ज्यादा उसका हक था, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बताया। सब कुछ रोज की तरह चलता रहा। मैं हकीम साहब की दवा इस्तेमाल करता रहा। घरवालों की बेजारी का वही आलम रहा। मेरे दिल में उनके लिए नफरतें बढ़ती गई। मैंने उनको सबक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं खुद बेबस था। उन्हें मैं उनकी बेनियाजी और बेमुरव्वती का बदला देना चाहता था, ताकि उन्हें एहसास हो जाए। सच ये है कि वो अब मेरे लिए गैरों से भी बदतर हो चुके थे। मेरे दिल में उनके लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं रही थी। वो इस काबिल भी नहीं थे कि उनके लिए कुछ हमदर्दी महसूस की जाए। मैंने अपनी मशक जारी रखी, प्याली को पकड़ना, हाथों को हिलाना, फिर बिस्तर से उठने की कोशिश करता। बिलाखिर इतना होने लगा कि हाथों के साथ साथ मेरे पैरों ने भी काम करना शुरू कर दिया। पैरों में भी हलचल होने लगी थी। उस हकीम साहब की दवा में वाकई कमाल का करिश्मा था, जिसने मुर्दा रगों में जान डाल दी थी। मैं उन हकीम साहब का भी शुक्रगुजार था और सुरेश का भी शुक्रगुजार था, जिसकी हमदर्दियों और दिलचस्पी से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा था। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं बिस्तर से नीचे उतरने लगा। उस वक्त कमजोरी की वजह से मेरे पैर बुरी तरह कांपते थे, लेकिन ये कितनी बड़ी बात थी कि मैं बिस्तर से नीचे उतर आया था। एक हफ्ते तक इससे आगे कुछ नहीं हो सका। फिर मैं धीरे धीरे कमरे में चलने लगा। मैं ये सब उस वक्त किया करता जब मुझे घर वालों के पूरी तरह सो जाने का यकीन हो जाता, जब इस बात का इत्मीनान होता कि मुझे देखने वाला कोई नहीं होगा। 15-20 दिनों की प्रैक्टिस के बाद मैं बाकायदा चलने लगा था, यानी मेरे हाथों पैरों में पूरी तरह जान आ गई थी। मैं वो सब कुछ कर सकता था जो एक सेहतमंद आदमी कर सकता था। ये कितनी बड़ी बात थी, मुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था, चीख चीख कर सारे मोहल्ले को बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, वरना मेरा सारा मंसूबा तबाह होकर रह जाता। सच ये है कि मैंने अपने दिल और दिमाग में अपनी भरपूर नफरत पैदा कर ली थी और अब मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहता था। फिर वो रात आ गई जब मुझे अपनी मंजिल हासिल करनी थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, किसी का दुख नहीं था। मेरा ख्याल है कि किसी भी शख्स के लिए सबसे कीमती और मोहब्बत के काबिल चीज उसकी अपनी जात, उसका अपना वजूद हुआ करता है। और जब कोई उसकी अपनी जात अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तो फिर वो भी किसी की परवाह नहीं करता। मेरे साथ भी यही होने वाला था। हालांकि इस घर के लोग मेरे अपने लोग थे। मेरी अपनी पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। अब मुझे जो कुछ भी करना था वो अपनी जात के लिए करना था। मैं ये बता चुका हूँ कि इस घर में मेरा कमरा सबसे अलग थलग था। उस रात मैं अपने बिस्तर से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मकान के अंदर चला गया। उस वक्त मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुझे चलते हुए देख ले तो डर के मारे बेहोश हो जाए, लेकिन मैं ये जानता था कि वो सब इस वक्त गहरी नींद में सो रहे होंगे। वो मेरे अपने लोग थे और मैं उनकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं ये जानता था कि किस कमरे में कौन रहा करता है, किसके दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है। मैं उस पूरे घर से अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ था। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ। ये मेरे बड़े बेटे का कमरा था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोया हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए थोड़ा सा दुख भी हुआ, लेकिन मैंने फिर अपने होंठ भींच लिए। मुझे अपने आप को पत्थर कर लेना था और मैंने पत्थर ही कर लिया। मैंने उस कमरे की खिड़की बंद कर दी और दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ भी वही किया। फिर उस कमरे में आया जिसमें सुनीता सो रही थी। दिल चाहा कि उसे जगा दूं और देखूं तो सही उसका क्या हाल होता है। वक्त ने अभी तक उस पर कोई असर नहीं डाला था। वो हमेशा की तरह दिलकश मालूम हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को काबू किया और उस कमरे की भी खिड़कियां बंद कर दी। इस तरह मैंने पूरे घर की खिड़कियां बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने अपने घरवालों को अलविदा कहा और किचन में आकर गैस के कनेक्शन खोल दिए और खुद अपने कमरे में आकर लेट गया। न जाने क्यों उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस कहानी का अंजाम सुबह तक सामने आ गया। सब लोग गैस की वजह से दम घुटने से मर गए थे। उसकी खबर घर की नौकरानी ने आकर दी। वो आई तो पूरे घर पर मौत मुसल्लत हो चुकी थी। सबके सब मर गए थे। नौकरानी की चीख पुकार ने पूरे मोहल्ले को बता दिया। सबके सब दौड़ते हुए आ गए। उनकी सबसे पहली कोशिश यही थी कि मुझे बचा लिया जाए, क्योंकि मैं बेचारा एक अपाहिज और बेबस इंसान था, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था।
इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मेरा ख्याल किया था और मैं ये अच्छी तरह जानता था कि पुलिस जिंदगी भर इस बात का सुराग नहीं लगा सकेगी कि इस घर की खिड़कियां किसने बंद की थी।